बच्चों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। फसल उत्पादन। फसल उत्पादन क्या होता है? आपने घर में अनाज देखे होंगे, चावल देखे होंगे, दाल देखे होंगे, तो वो किससे मिलती है? हमें फसल द्वारा मिलती है। जो हम लोग खेती करते हैं गांव में, उन्हीं से हमें क्या मिलता है? अनाज मिलता है। और अनाज किसके द्वारा उगता है? फसल द्वारा। चलो देखते हैं। किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोग पौधे के समूह को फसल कहते हैं। जैसे कि हमने गांव में क्या करते हैं? खेती करते हैं। और खेती की फसल में हम करते हैं गेहूं, आलू, प्याज, टमाटर, चावल, दालें। ये सब क्या होती है? फसलें होती हैं जो हम एक स्थान पर करते हैं। उसके द्वारा हमें क्या मिलते हैं? अनाज मिलते हैं। इन खेती की कुछ फसलों के नाम होते हैं खरीफ फसल। ठीक है, क्या होते हैं? खरीफ, जो कि जून से अक्टूबर तक में उगाई जाती है। ठीक है, उगाई जाती है। और जून और अक्टूबर की फसल में कौन कौन सी होती हैं? देखो, धान होता है, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन, कपास। ये सब खरीफ की फसलें होती हैं। किसकी होती है? खरीफ की फसलें होती हैं। जिस फसल में क्या मिलता है हमें? मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन। ठीक है, और ये कब उगाई जाती है? आपकी जून से अक्टूबर के महीने में उगाई जाती है। अब चलते हैं रबी की फसल पर। रबी की फसल कब उगती है? रबी की फसल उगती है आपकी नवंबर से मार्च तक। और नवंबर से मार्च तक आपकी जो फसल उगती है वो कौन कौन सी होती है? गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों। ये सब आपकी रबी की फसलें होती है। आपने सर्दियों में आपके आसपास अगर कोई गांव होंगे, आपने देखा होगा, वहां पे गेहूं, ज्वार, चना, सरसों के खेत देखे होंगे। और वो किस महीने में उगती है? नवंबर से मार्च के महीने में। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। जायद। जायद फसल क्या होती है बेटा? जायद फसल जो होती है आपकी मार्च और जून में उगाई जाती है, जिसमें मूंग, उड़द और आपके तरबूज, मूंग, तोरई, लौकी, भिंडी आदि को उगाया जाता है। अब इस टाइम गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो इसमें कौन सी फसल आएगी? जायद की। और इसमें हम क्या खाते हैं? तरबूज खाते हैं, तुरई खाते हैं, लौकी खाते हैं, भिंडी, खरबूजे। ये सब जायद की फसल होती है। ठीक है, अब चलते हैं। इन फसलों को उगाने के लिए हमें मिट्टी भी तैयार करनी होती है। और मिट्टी कैसी होती है? कई तरीके की मिट्टी होती है, जिनके द्वारा फसल आसानी से हो जाती है। जैसे बालुई मिट्टी। बालुई मिट्टी आपकी, जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है, उस मिट्टी को हम बालुई मिट्टी कहते हैं। फसल, इसमें कौन कौन सी फसल होती है? खरबूजा, मक्का, बाजरा। इस मिट्टी में आसानी से खरबूजे, मक्के और बाजरे की खेती हम कर सकते हैं। बालुई, जिस मिट्टी में क्या होता है? बालुई होती है, उसी को हम बालुई मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये आपकी कौन सी मिट्टी है? बालुई मिट्टी। अब चलते हैं आपकी चिकनी मिट्टी पर। जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे छोटे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी कहते हैं। इस फसल में क्या क्या होता है आपका? धान, सनई, कपास। इस मिट्टी में आसानी से धान की खेती यानी चावलों की खेती, सनई और कपास यानी रुई की खेती आसानी से हो जाती है। ये आपकी क्या है? ये आपकी चिकनी मिट्टी है। ठीक, अब चलते हैं दोमट मिट्टी। बालुई और चिकनी मिट्टी का मिश्रण, यानी कि बालू भी पाई जाती है, उसमें चिकनी मिट्टी भी पाई जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? दोमट कहते हैं। ठीक है, इस वाली मिट्टी में आपका गेहूं, चना, मटर, टमाटर आदि होता है। ये आपकी क्या है? दोमट मिट्टी। ठीक है, इसमें कौन सी फसल होती है? चना, टमाटर, मटर, गेहूं आदि फसल आसानी से हो जाती है। ठीक, अब चलते हैं बीजों का चुनाव एवं बुवाई। देखिए, बीजों का चुनाव हमको बड़े अच्छे से करना होता है और उसकी बुवाई भी सही तरीके से करनी होती है। अगर हम बीजों का चुनाव अच्छे से नहीं करेंगे तो हमें अच्छी फसल नहीं मिलेगी, अच्छा आपको फसल का जो अनाज होगा वो नहीं मिलेगा।
तो इसीलिए हमको पहले बीजों का चुनाव अच्छा करना चाहिए। तो देख लेते हैं, बीजों को निर्धारित दूरी एवं गड़ाई में बोने यानी उपज अच्छी होती है और स्वस्थ बीजों का चयन करने के उपरांत उन्हें बोते हैं। अगर जब तक हम अच्छे बीज का चयन नहीं करेंगे यानी कि अच्छे बीज नहीं चुनेंगे, तब तक हम उसको क्या करेंगे, हम उस फसल को यानी कि उसको बोएंगे नहीं तो उससे क्या होगा, हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। बुआई हाथों तथा हाथों अथवा बीज वेदक की जाती है, यानी कि बीजों को हम हाथों से भी करते हैं, मशीनों द्वारा भी करते हैं, हलों द्वारा, बैलों द्वारा करते हैं। कुछ बीजों को हम हाथों से छिड़काव करके डालते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारे बीज आसानी से बुभ जाते हैं। जैसे देखो, बुवाई करने से पहले हम मिट्टी को क्या करते हैं, गोड़ते हैं, यानी कि हल के द्वारा गोड़ते हैं, तब इसमें हम क्या करते हैं, बीज डालते हुए चले जाते हैं। इसी तरीके से मशीन द्वारा करते हैं, मशीन को भी हम क्या करते हैं, मशीन से मिट्टी को एक साथ करते हैं, फिर मशीन के द्वारा हम बीजों की बुवाई भी करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो धान दिख रहा है, पहले हम पानी खेत में भर लेंगे, उसके बाद अपने हाथों से एक एक धान को एक एक जगह छोड़ते जाएंगे, उसके बाद वो धान अपनी अवस्था में आ जाएंगे और एक सफलतापूर्वक हमें क्या मिलती है, धान की अच्छी खेती मिलती है, जिससे हमें क्या मिलता है, चावल मिलता है, ठीक है। हल के द्वारा बुआई, ये क्या कर रहे हैं, उसी तरीके से अपनी बुआई कर रहे हैं। अब चलते हैं मृदा के पोषक तत्व और उर्वरक, ठीक है। अब मिट्टी के अंदर कुछ पोषक तत्व होते हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए, जब तक मिट्टी में अच्छे पोषक तत्व नहीं पाए जाएंगे तो वहां पे हम कोई भी खेती नहीं कर सकते। जैसे हम अपने घर का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हमने किसी गमले में मिट्टी भरी और वो मिट्टी अगर उसमें मिट्टी में कोई भी पोषक तत्व नहीं है, यानी कि उसमें कोई भी अच्छे पोषक तत्व नहीं है तथा उसमें कई तरीके की ऐसी चीजें हैं जिससे पौधा उगता नहीं है, हम पौधे लगाते हैं पर उस मिट्टी में पौधे नहीं उगते, तो हम उस मिट्टी को सही करने के लिए क्या करते हैं, उसमें कई तरीके की खादों का मिश्रण करते हैं, तब जाके हम नए पौधे लगा सकते हैं। तो मृदा के भी पोषक तत्व आवश्यक है, और वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं देखते हैं। देखो, मैंने आपका लिया है, तो देखो, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सब आपके क्या होने चाहिए, मिट्टी में पोषक तत्व होने चाहिए, तभी हमारे पौधे में, फसल में ये सब तत्व मौजूद रहते हैं, तभी हमारे सब भोजन को संपूर्ण भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तभी तो हम कहते हैं हरी सब्जियां खाओ, उसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब कुछ होता है, इसीलिए हमें उन सबको खाना चाहिए और हमारी मिट्टी में भी रहना चाहिए। अब जैसे देखो, फसल उत्पादन में सुधार होता है, अगर अच्छी मिट्टी होगी तो फसल उत्पादन में भी सुधार होगा, सूक्ष्म जीवी गतिविधियां भी सुधर जाती है, ठीक है, मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधर जाती है। अगर ये सब मिलती है हमको, ये पोषक तत्व मिलते हैं, तो मिट्टी कैसी होती है, और उपजाऊ हो जाती है और फसल हमें अच्छी मिलती है। जल धारणा की सुविधा, मतलब जल भी अच्छे से अवशोषित कर पाती है, पोषक तत्व अच्छे तरीके से मिलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड में उत्सर्जन की कमी नहीं होती है, मतलब हमें संपूर्ण तरीके से, अगर अच्छे पोषक तत्व मिट्टी में है तो संपूर्ण तरीके से हमें फसल अच्छी मिलती है, ठीक है। अब चलते हैं फसलों की सिंचाई। फसलों की सिंचाई हम कैसे करते हैं, फसलों की सिंचाई हम ज्यादातर नदी, कुएं, ट्यूबवेल, वर्षा आदि से करते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये आपका ट्यूबवेल है। जब हम फसल का बुवाई करते हैं, कटाई करते हैं, तो उससे पहले हमें उसके क्या करनी पड़ती है, उसे हमें सींचना पड़ता है, यानी कि उसमें हमें पानी लगाना पड़ता है। तो वो हम किससे करते हैं, ट्यूबवेल के द्वारा करते हैं। आजकल ड्रिप मेथड भी चल गया है, उसके द्वारा भी हम पानी को आराम से दे सकते हैं। अब ये फुहारे वाली, जो उस पे हमेशा छिड़काव रहता है, तो फसल अच्छी बनी रहती है, नमी बनी रहती है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी फसलों की सिंचाई है। ये आपके नदी द्वारा ये नाली सी खोद देते हैं, ठीक है, नाली सी खोद के उसको क्या करते हैं, एक जगह से पानी छोड़ दिया जाता है और पानी इधर उधर फसलों में लगता रहता है। तो ये हो गई आपकी फसलों की सिंचाई।
चलते हैं खरपतवार नियंत्रण। ठीक है, खरपतवार नियंत्रण यानी कि छिड़काव द्वारा। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग खेती को बचाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ केमिकल का छिड़काव करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? जिससे कि जो उसके आसपास घास उगती है या कोई भी खरपतवार उगती है उस फसल को खराब ना कर दे, इस वजह से इस पे छिड़काव करते रहते हैं। कुछ ऐसे कीट होते हैं जो फसल को नष्ट कर देते हैं, उसके बचाव से भी हम फसल को बचाते हैं। ठीक है, ये देखो खरपतवार है, ये हटा रही है, कुछ लोग हाथों से हटाते हैं, कुछ लोग दवाई के छिड़काव करते हैं। चूहे, मक्खी, सांप, इन सब चीजों से फसलों को बचाया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको छिड़काव द्वारा भी बचाते हैं। अब कटाई के बारे में जान लेते हैं। कटाई देखो, कटाई किससे करते हैं? एक हिसिया टाइप का क्या होता है आपके पास? औजार होता है। उसको कुछ तो प्लेन होता है और कुछ दांतेदार होता है। तो दांतेदार वाले को हिसिया बोलते हैं। ठीक है, जो साधारण हिसिया होता है, जो सादा होता है, और जो दांतेदार वाला हिसिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दांतेदार हिसिया, जिसके द्वारा फसल को हम आसानी से काट सकते हैं। आप गेहूं वगैरह कट रहे हैं तो वो किसके द्वारा कटते हैं? वो इसी हिसिये के द्वारा कटाई की जाती है। ठीक है, भंडारण, फसल कटने के बाद हमें क्या करना होता है? उसको भंडार किया जाता है। गोदामों में रखते हैं और आपके उसमें रखते हैं, कोल्ड स्टोर में रखते हैं। जैसे आलू है, आलू को हमने खोला, अगर हम उस खुला छोड़ देंगे तो आलू खराब हो जाएंगे, वो कहीं तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इसका बड़े गोदामों में रखा जाता है, यानी कि भंडार घरों में रखा जाता है, जिससे कि वो जो भी फसल हुई है, आलू, गेहूं, बाजरा, ये सुरक्षित बना रहे और हम तक आसानी से पहुंच सके। हरित क्रांति एवं फसल सुमनित। ठीक है, फसल सुमनित तो फसल उत्पादन की सुधार, यही इसका मतलब ये है कि फसल उत्पादन का सुधार, विकास होते रहे, इसका प्रारंभ सन 1960 में शुरू किया गया था, जिसे हम हरित क्रांति कहते हैं। मतलब कि फसल हमेशा अच्छी बनी रहे, अच्छे उत्पादन हो, अच्छी फसल हो और अच्छा भोजन हमें मिले। वो किसके द्वारा हुआ? वो हरित क्रांति के द्वारा हुआ और ये योजना सन 1960 में चलाई गई। अब चलते हैं जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। अब तक फसल के द्वारा हो रहा था, हमें खाद्य पदार्थ मिल रहे थे, अब जंतुओं के बारे में जान लेते हैं। जंतु, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनसे हमें भोज्य पदार्थ मिलते हैं, जैसे दूध, अंडा, मांस। ये हमें किससे मिलते हैं? जंतुओं द्वारा मिलते हैं। जैसे दुग्ध उत्पादन, तो गाय की देसी नस्ल यानी सिंधी। ठीक है, तो गाय की जो नस्ल होती है सिंधी और देवनी। ठीक है, ये सब क्या है? ये अच्छी नस्ल की गाय होती है जिससे हमें अच्छा यानी भरपूर दूध मिलता है। भैंस की नस्ल में आता है मुराद, सुखी और जिली। ये भैंस की अच्छी नस्ल होती है, ये हमें अच्छा क्या देती है? दूध देती है, जिसका उत्पादन लोग करते हैं। अब आता है कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन में मुर्गी तथा बतख का पालन किया जाता है। जैसे ये देखो, ये क्या कर रहे हैं? मुर्गी और बतख वगैरह का पालन करते हैं और इससे हमें क्या प्राप्त होता है? अंडे प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे भोज्य पदार्थ में उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से मत्स्य पालन। मत्स्य पालन में क्या होता है? मत्स्य पालन में आपका मछली का पालन किया जाता है, जिसके द्वारा हम मछली को अपने भोजन में क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं और हमें मछली आसानी से मिल जाती है। जैसे मछली, रोहू, झींगा, ये सब क्या है? ये आपके मत्स्य पालन में आ जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फसल से हमें कितने खाद्य पदार्थ मिलते हैं और जंतु से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। इनके बिना हमारा जीवन कैसा रहेगा? अधूरा रहेगा और हमें पोषण तत्व नहीं मिल पाएंगे। अब चलेंगे अभ्यास प्रश्न पर। सही विकल्प का चुनाव करके लिखिए। निम्नलिखित में से रबी की फसल है धान, मक्का, मूंगफली, गेहूं। तो इसमें से क्या हो जाएगा? आपका गेहूं। आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं, निम्नलिखित में से खरपतवार नाशी है? यूरिया, कंपोस्ट, मेटाक्लोर, अमोनिया, सल्फेट। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? सा, मेटाक्लोर। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिया उर्वरक है तो नाइट्रोजनी
स्पूरी पोटेशिक संयुक्त, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आ, यानी कि आपका नाइट्रोजनी। अब चलते हैं, साहीवाल है। साहीवाल क्या है आपकी? ऑप्शन गाय, भैंस, मछली, मुर्गी, तो आपका आंसर हो जाएगा गाय। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अब हमें। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क, उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे डैश कहलाते हैं? क्या? फसल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख, तरबूज, खरबूजा, मक्का आदि के लिए डैश मिट्टी उपयुक्त होती है? कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? बालुई मिट्टी उपयुक्त होती है। बालुई के साथ प्रयुक्त यंत्र डैश है, तो कौन सा है? डिवलर तथा बीज बेधक। ठीक है। घा, सोनालिका गेहूं की उन्नत किस्म है जो संकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। ठीक है। काटला रोहू आलवड़ जल में पाई जाने वाली मछली है। अब चलते हैं, सही जोड़े बनाएं। ठीक है। तो स्तंभ का को स्तंभ खा से जोड़ना है। ठीक है। तो स्तंभ खा को डबलर, डबलर क्या होता है आपका? बुआई की विधि। ठीक है। साइलो भंडार की विधि, साहिवाल गाय की किस्म, और सालमोन मछली की नस्ल, व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी की नस्ल, और सार्क, सार्क क्या है? विटामिन ए और विटामिन डी का स्रोत है। अब चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है। तो का, बालुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में क्या अंतर है? तो देख लेते हैं बालुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में अंतर। जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उसे बालुई मिट्टी कहते हैं। जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे होते हैं चिकनी मिट्टी कहलाती है। ठीक है। जिसमें मिट्टी की कण होते हैं और छोटे होते हैं वो चिकनी मिट्टी कहलाती है। का, जून से अक्टूबर माह में कौन सी फसल बोई जाती है? कौन सी फसल बोई जाती है? जून से अक्टूबर तक खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। इसके अंतर्गत मूंगफली, मक्का, चावल आदि बोए जाते हैं। ठीक। अब चलेंगे गा, बुआई के लिए बीज बोधक का क्या महत्व है? ठीक है। तो देख लेते हैं, बुआई के लिए बीज बोधक का क्या महत्व है? सीड ड्रिलर, इसके द्वारा बीज समान दूरी पर और निश्चित गहराई तक बोया जा सकते हैं। ठीक है। गहराई तक बोए जाने से पंछियों द्वारा बीज की क्षति की संभावना नहीं होती। जो अगर ऊपर बीज रह जाएंगे तो क्या होता है, पंछी वगैरह क्या होते हैं वो अपने दाना चुगने के चक्कर में बीज को ले जाते हैं। ठीक। पौधे को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से प्राप्त मात्रा में जल और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घा, फसल चक्र से क्या समझते हैं? फसल चक्र से आप क्या समझते हैं? तो किसी निश्चित भूमि पर एक निश्चित अवधि तक फसलें अदल बदल कर बोना, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे तथा अधिक पैदावार हो, फसल चक्र कहलाती है। मतलब कि अदल बदल के जब हम फसलें बोते हैं तो उसकी उर्वरक शक्ति जो होती है वो भी बनी रहती है और अधिक पैदावार भी होती है। हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए। तो आंसर देख लेते हैं। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों तथा पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो गाय और भैंस की दो उन्नत किस्म के नाम लिखिए। तो देख लेते हैं। गाय की नस्ल साहिवाल, सिंधी, देवानी और जर्सी आदि है, और भैंस की नस्ल है मुर्रा और मेहसाना आदि। ठीक है। मुर्रा और मेहसाना। अब
ऊष्मा शयन काल किसे कहते हैं? तो ऊष्मा शयन काल क्या होता है? मुर्गी अंडों पर बैठकर उसे 21 दिन तक सेती है, इस अवधि को ऊष्मा शयन काल कहते हैं। अंडे की गुणवत्ता की जांच कैसे करेंगे? अंडे की गुणवत्ता की जांच कैसे करेंगे? गर्म पानी से भरे पात्र में कुछ अंडे डाल देंगे। जो अंडे पानी में डूब जाते हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, और जो पानी में तैरते नहीं है वो खराब गुणवत्ता वाले अंडे होते हैं। एक कुक्कुट फार्म में पंछियों को दिए जाने वाले आहार का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि मुर्गी फार्म में कुक्कुट आहार में डले हुए दाने, हरी खाद सामग्री होती है। मक्का, गेहूं, बाजरा जैसे अनाजों को पीसकर इसमें कंकड़, बालू या चूना पत्थर मिलाते हैं। मुर्गियों को जल की पर्याप्त मात्रा दी जाती है। जल की मात्रा कम होने पर अंडे देने की क्षमता में कमी आती है। ठीक है, फसल को कटाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल की कटाई के लिए प्रयोग करने वाले हंसिया का चित्र बनाइए। तो आपका हंसिया कैसा है? ये साधारण हंसिया है और ये आपका दांतेदार हंसिया है। ये आपका दांतेदार हंसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फसलों का भंडार किस प्रकार किया जाता है? लिखिए। तो देखते हैं, बड़े पैमाने पर अन्न भंडारण के लिए उन्नत भंडारों या धातु के बर्तनों और साइलों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, भंडारण में ताप का भी ध्यान रखा जाता है। जिन खाद्यान्नों में पानी की मात्रा कम होती है, जैसे अनाज इत्यादि, को कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। फल सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कम ताप पर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस -1 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू बच्चों, आपके ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। थैंक यू।